मायके के संस्कार, दिल छू लेने वाली कहानी। शिखा जैसे ही अमित और ननंद रानी के साथ घर में घुसी, गायत्री जी की कड़कती आवाज गूंज गई। आ गई महारानी, हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। समझाकर भेजा था कि सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए, लेकिन तुम आजकल की लड़कियां 4 किताबें क्या पढ़ लेती है, संस्कार और आदर करना भूल ही जाती हैं। जेठ के सामने बिना पर्दे के घूम रही थी, और तो और साथ में बैठकर चाय, नाश्ता और खाना भी किया, और फिर एक लंबा नॉन स्टॉप भाषण। शिखा ने जाकर सास गायत्री जी से माफ़ी नहीं मांगी। जब शिखा माफ़ी मांगकर अपने कमरे में जा रही थी तो उसने सुना कि उसकी ननंद रानी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। आज तो भाभी का चेहरा देखने लायक था। मैंने भी घर आने से पहले ही फ़ोन करके मम्मी को नमक मिर्ची के साथ सब बता दिया था। मम्मी ने भाभी को इतना शर्मसार किया कि उन्हें पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी। सच कसम से मेरा बदला पूरा हो गया। अब आगे से मुझे अपना सामान लेने से मना करने से पहले 100 बार सोचेगी। और फिर रानी हंसने लगी। रानी की बात सुन शिखा हैरान रह गई। अब उसे समझ आया कि वहाँ की बात मम्मी जी को कैसे पता चली। मन तो किया कि ननंद को जाकर एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन क्या करे, मायके के संस्कार बीच में आ गए। और फिर अभी घर का माहौल शांत हुआ था, उसमें फिर से चिंगारी नहीं दे सकती थी। चुपचाप कमरे में आ गई और सोचने लगी कि बचपन से जिसे फूफाजी बोलती रही, आज अचानक जेठ बन गए, तो क्या पहले का रिश्ता भूल जाऊं। शिखा की शादी 2 महीने पहले ही अपनी दूर के रिश्ते की आरुषि बुआ के रिश्तेदारी में हुई, और इस रिश्तेदारी से बुआ फूफा ससुराल पक्ष की तरफ से जेठ जेठानी हो गए थे। आज आरुषि बुआ मतलब जेठानी ने उसे और रितेश को लंच पर बुलाया था। नज़र रखने के लिए सासू जी ने रानी को भी साथ भेज दिया था। वहाँ आरुषि बुआ और फूफा जी ने देखा तो कहा, शिखा तुम आराम से बैठो, ससुराल में नहीं अपने मायके में हो। तुम्हारे बुआ फूफा ने लंच पर बुलाया है, जेठ जेठानी ने नहीं। तब रितेश ने भी मुस्कुराकर इजाज़त दे दी, लेकिन अब मम्मी के सामने सच न बोला गया। शिखा का रिश्ता जब रितेश से हुआ था तब उसके मायके वालों को यही लगा कि जब आरुषि की सास उसे बेटी का मान देती है तो गायत्री जी के घर का भी माहौल वैसा ही होगा। लेकिन गायत्री जी की सोच बहुत अलग थी। उनके घर में बहू और बेटी के लिए अलग अलग नियम थे। उनके राज में मजाल है कि शिखा के सर से पल्लू सरक जाए। घर में कोई भी आए, फिर वह रिश्ते में शिखा से छोटा ही क्यों ना हो, सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। उसने रितेश से कहा तो उसने यही कहा कि ये सब मम्मी के नियम हैं, और फिर सिर ढककर रखने में क्या समस्या है। शिखा सर के पल्लू के साथ ही ससुराल में अपने आप को ढालने लगी। उसकी शादी को 6 महीने होते होते ननंद की भी शादी हो गई, और ये भी इत्तेफाक की बात थी कि शिखा और रानी ने एक साथ 1 महीने के अंतराल में माँ बनने की खुशखबरी सुनाई। 5वां महीना लगते ही गायत्री जी ने रानी को मायके बुला लिया, लेकिन शिखा को मायके नहीं भेजा। गायत्री जी रानी से कोई काम नहीं करवाती थी, लेकिन शिखा को सभी काम करने पड़ते, और वह भी सिर से पल्लू सरकाए बगैर। गर्मी बहुत थी, साड़ी पहनकर किचन में काम करना, और वह भी सिर पर पल्लू लेकर। शिखा को बहुत घबराहट हो रही थी। सुबह से ही उसका जी मचला रहा था। उसने रितेश से कहा, सुनिए जी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही और गर्मी भी बहुत है, तो आज क्या मैं कॉटन की ढीली गाउन पहन लूँ। रितेश भी उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने हाँ कर दिया। शिखा ने गाउन पहना और सर पर दुपट्टा रख लिया और किचन में जाने लगी। रानी ने देखा तो धीरे से गायत्री जी को इशारे से दिखाया। गाउन में शिखा को देखते ही गायत्री जी शुरू हो गई, ओहो ओहो, क्या बात है, आज महारानी जी भूल गई हैं क्या कि वे ससुराल में हैं, ना कि मायके में। मम्मी जी भूली नहीं, आज गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से मेरा जी बहुत मचला रहा है। ढीले कपड़े पहनने का मन कर रहा था, इसलिए। शिखा अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई थी कि गायत्री जी उसे रोककर बोली, मन, तुम्हारा मन, महारानी जी ससुराल में अपना मन, मेरा मन जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए चुपचाप जाकर साड़ी पहनो।
आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने ही शिखा से कहा कि वह भी रानी जैसे ढीली गाउन पहन ले। रितेश कमरे से बाहर आकर बोला, हाय दैया, आज तो हमरे बिटवा की जुबान मेरे सामने खुलने लगी। कौन सा जादू मंत्र की है ये? गायत्री जी से ये सहन नहीं हुआ कि उनके बेटे ने बहू का पक्ष लिया और फिर शुरू हो गया उनका नॉन स्टॉप बड़बड़ करना। बात बढ़ती देख शिखा ने वापस से साड़ी पहन ली और अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछकर सिर पर रख किचन में आ गई। गायत्री जी की जुबान का ब्रेक दरवाजे की घंटी बजने के बाद बंद हुआ। जतिन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने रानी के ससुराल वाले खड़े थे। रानी के सास ससुर को देख गायत्री जी की कड़वी जुबान शहद सी मीठी हो गई। अहो भाग्य, आप हमारे घर आए। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। किचन में जाकर शिखा को चाय नाश्ते का प्रबंध करने को कहा और आकर बैठ गई। समधन सुशीला जी ने रानी के बारे में पूछा। बहन जी, हम तो यहाँ पर अपनी बहू रानी से मिलने आए हैं। कहाँ है वह? बहन जी, गर्मी बहुत है, इसलिए रानी अपने एसी वाले कमरे में आराम कर रही है। आपको तो पता ही होगा कि गर्भ अवस्था में गर्मी बहुत लगती है। आप चलिए, आप भी उसी के कमरे में चलकर मिल लीजिए। गायत्री जी सुशीला जी को रानी के कमरे में ले गईं। रानी गाउन पहनकर आराम से लेटे लेटे मोबाइल पर बिजी थी। अपनी सास को देखकर रानी पहले तो हैरान रह गई, फिर जैसे ही पैर छूने के लिए झुकने लगी तो गायत्री जी लगभग चिल्ला ही पड़ी, अरे बेटा, इस अवस्था में ज़्यादा झुका नहीं जाता। क्यों बहन जी, मैं सही कह रही हूँ ना? सुशीला जी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। शिखा चाय नाश्ता कमरे में ही ले आई और सुशीला जी के पैर छूने लगी, लेकिन इस बार गायत्री जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन सुशीला जी ने उसे रोक लिया। नहीं बहू, इस अवस्था में ज़्यादा झुका नहीं जाता। क्यों समधन जी, सही कहा ना? अरे बहन जी, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए इतना तो झुकना ही पड़ता है। गायत्री जी त्योरिया चढ़ाकर बोली। सुशीला जी वहाँ शाम तक रहीं और जाने से पहले वे शिखा के पास गईं और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और गायत्री जी से कहा, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको शिखा जैसी समझदार और सुघड़ बहू मिली, जिसे रिश्ते निभाने बखूबी आते हैं। काश मेरी बहू में भी ये समझदारी होती। ये सुनने के बाद गायत्री जी के होश उड़ गए। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी बहू, मेरा मतलब मेरी रानी, इससे भी ज़्यादा समझदार और सुघड़ है। वैसे तो मैं यहाँ अपनी बहू को देखने आई थी कि वह कैसी है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरी बहू तो ठीक है, लेकिन समधन जी, आपकी बहू ठीक नहीं है। सुशीला जी की बात सुनकर गायत्री जी शॉक्ड हो गईं और शिखा को देखकर बोली, नहीं बहन जी, हमारी बहू तो ठीक है। आपकी सोच कितनी दोगली है समधन जी। जब से मैं आई हूँ यही नोटिस कर रही हूँ कि आपकी बहू के सर से ज़रा सा भी पल्ला सरका तो आप उसे इशारों से या फिर आंखों से हड़का रही। आपकी बेटी गाउन पहनकर और आराम से एसी का मजा ले रही, लेकिन बहू साड़ी पहनकर गर्मी में इस हालत में भी काम कर रही और साथ ही साथ सिर का पल्लू भी संभाल रही। आपकी बेटी पैर छूने के लिए नहीं झुक सकती, लेकिन आपने बहू को नहीं मना किया, जबकि आपकी बहू भी तो प्रेग्नेंट है। अपनी बहू से आप सभी संस्कारों की उम्मीद करती हैं, लेकिन अपनी बेटी को वही संस्कार देना कैसे भूल गई? आपको बेटी का आराम दिखता है, लेकिन बहू की तकलीफ नहीं। कैसी माँ हैं आप, जो बेटी और बहू में इतना अंतर कर लेती हैं? आपने कभी अपनी बेटी से पूछा है कि वह ससुराल में कैसे रहती है? कम से कम शिखा बहू के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। आपने रानी को 5वें महीने में ही बुला लिया, लेकिन शिखा को उसके मायके नहीं भेजा। क्यों? समधन जी, रानी की डिलीवरी मायके में नहीं ससुराल में ही होगी, और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी बहू को अपने ससुराल में आपकी बहू के जैसे कोई तकलीफ नहीं होगी। गायत्री जी, जिन्होंने हमेशा दूसरों को शर्मसार किया, आज सुशीला जी की बातों को सुनकर खुद ही शर्मसार होकर खड़ी थी। आज उन्हें सुशीला जी ने आईना दिखाया था। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। आप मुझे और शर्मसार मत कीजिए।
मैं आपसे वादा करती हूँ कि शिखा बहू को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है। हाथ जोड़कर गायत्री जी सुशीला जी के सामने खड़ी थी और फिर शिखा से भी माफ़ी मांगने लगी। शिखा ने आगे बढ़कर गायत्री जी का हाथ पकड़ लिया। नहीं मम्मी जी, ये हाथ माफ़ी के लिए नहीं, हमेशा आशीर्वाद देने के लिए ही उठाइएगा। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।